हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी रेडियोग्राफर एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो दिस इज़ द 4th पार्ट एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर इज़ अ सब्सटेंस इन विच। कंडक्टर कौन सा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली, इलेक्ट्रॉन डू नॉट अलाउ टू फ्लो एंड समटाइम्स अलाउ एंड समटाइम डज नॉट अलाउ। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि कंडक्टर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली हो जाता है या बिल्कुल भी नहीं होता, या कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। देखिए, एक कंडक्टर एक वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली फ्लो हो जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे सब्सटेंस होता है कंडक्टर। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अलाउड टू फ्लो, मतलब ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं इंसुलेटर्स। को कौन से होते हैं? इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स। ठीक है, और ऑप्शन सी इज समटाइम्स अलाउ एंड समटाइम्स डज नॉट अलाउ, मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स इजीली अलाउ हो जाता है, कभी कभी अलाउ नहीं होते हैं फ्लो होना। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं सेमीकंडक्टर जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर्स की। ठीक है, तो जो दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें समटाइम्स अलाउ टू, मतलब समटाइम्स कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं कुछ मटेरियल्स में, कुछ कंडीशंस पे, एंड कभी कभी फ्लो नहीं होते हैं। बट ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर ले, तो दैट इज कंडक्टर इज अ सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सरेज आर आइडेंटिफाइड बाय। एक्सरेज किसके द्वारा आइडेंटिफाइड होते हैं? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इज एनर्जी, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज वेवलेंथ एंड डी इज नन। तो एक्सरेज इज द बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी। एक्सरेज इज व्हाट? एक्सरे क्या है? एक्सरे एक एनर्जी की फॉर्म में तो निकलते हैं। इट इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नॉट वेवलेंथ, तो आंसर इज एनर्जी। देखिए, यदि हम इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में समझे तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो कि कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। आपने चार्ट पढ़ा होगा इसका, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशन है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स ले रही है, तो उससे तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड 2 पीक्स वैल्यू के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो बेसिकली वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर 2 पीक के बीच के डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम है। ठीक है, तो एक्सरेज जो है वो एनर्जी को ही आइडेंटिफाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज। इसका क्या मतलब है? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कौन सी यूनिट मेजरमेंट करती है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कौन, मिली एम्पियर की बात करें अपन, तो मिली एम्पियर किसको करती है? ट्यूब करंट को डिफाइन करती है। ट्यूब करंट की यूनिट होती है मिली एम्पियर। किलो वोल्टेज की बात करें तो दैट इज़ पीक किलो वोल्टेज, जो कि आपके ट्यूब में कितना वोल्टेज दे रहे हो उसे मेजरमेंट करती है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जो मेजरमेंट करता है उसकी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरे बीम व्हेन फॉल ऑन द बॉडी एक्ट एज। जब एक्सरे बीम, जैसे सपोज दैट ये बॉडी है अपनी, ठीक है, पेशेंट है, ये कोई भी बॉडी है, पेशेंट की बॉडी है, यहाँ से एक्सरेज आए, ये एक्सरेज आ रहे हैं। ठीक है, तो जब एक्सरेज बॉडी पे गिरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा, ट्रांसमिटेड होगा, एब्जॉर्ब। मतलब ये जो एक्सरेज आ रही है ये आएगी और ऐसे चले जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ट्रांसमिटेड मतलब बॉडी में ट्रांसमिट होके और फिर अलग हो जाएगी, वो ट्रांसमिटेड। एंड एब्जॉर्ब, बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी वो। तो इस कंडीशन में कुछ जो एक्सरेज होती है उनकी एनर्जी बहुत, मतलब तीनों ही केसेस हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उनकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट कुछ जो एक्सरेज होगी वो एब्जॉर्ब होगी, कुछ होगी ट्रांसमिटेड होगी और कुछ होगी रिफ्लेक्टेड होगी। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबाव। जो एक्सरे बीम है जब बॉडी पे गिरेगी तो कुछ एक्सरेज होगी आपकी रिफ्लेक्टेड भी होगी, कुछ ट्रांसमिटेड भी होगी और कुछ एब्जॉर्ब भी होगी। ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है। देखिए फेराड को कौन मेजर करता है, कैपेसिटेंस। जब हम रेजिस्टेंस के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटेंस में पढ़ते हैं, उस कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो फेराडे होती है। एम्पियर को किस में जाता है, एम्पियर किससे मेजर होता है, मतलब जो करंट है वो एम्पियर से मेजर किया जाता है, जो टाइम है वो सेकंड से मेजर किया जाता है, तो रेजिस्टेंस को ओम से मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस के अपन ने कैसे निकाला था, ओम्स लॉ से निकाला था। क्या था ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू RI। ठीक है, V इक्वल टू RI। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली थी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट निकली थी जिसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं वो है ओम। क्या है, ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल यूनिट ऑफ हीट इज, हीट की स्पेशल यूनिट। देखिए हीट की दो यूनिटें होती है, एक बात करेंगे अपन एसआई यूनिट की। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो आंसर इज जूल। बट इन दिस क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेशल यूनिट ऑफ हीट इज, मतलब हीट की स्पेशल यूनिट क्या है, तो आंसर इज कैलोरी। ठीक है, यदि आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाता है हीट की ऐसा यूनिट, तो आंसर होता है जूल। ठीक है, और यदि आपसे स्पेशल यूनिट हीट की स्पेशल यूनिट पूछी जा रही है तो आंसर है कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट जनरेटेड इन द एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज, एक्सरे जो ट्यूब होती है उसमें जो एनोड होता है, एनोड जहाँ टारगेट प्रेजेंट होता है उस जगह कितनी हीट जनरेट होती है। तो मैं जब एक्सरे ट्यूब अपन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि 99% हीट रिलीज होती है, केवल 1% ही एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अपन बोलेंगे मोर देन 99% इज द करेक्ट आंसर। जो एनोड जो टारगेट मटेरियल होता है उस पर जो हीट जनरेट होती है वो पूरी 99% होती है, एंड 1% जो होता है वो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सरे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल्टर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब आर मेड अप ऑफ। फिल्टर्स, बेसिकली फिल्टर्स काम क्या करते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स में, लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब करना, बेसिकली एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने का काम फिल्टर्स करते हैं। तो क्वेश्चन इज कि फिल्टर्स डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स में किस चीज़ के बने हुए होते हैं। ऑप्शन इज टिन, बी इज एल्यूमिनियम, कॉपर एंड लीड। तो आंसर इज एल्यूमिनियम। जो आप फिल्टर्स की बात करें हम, तो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में जो फिल्टर्स बने हुए होंगे वो एल्यूमिनियम के बने हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। आंसर इज मैडम क्यूरी, सर W.C. रॉन्जन, आइंस्टाइन, हाउसफील्ड। तो आंसर इज मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की गई थी। ठीक है, हाउसफील्ड जो सिटी नंबर है वो हाउसफील्ड नंबर भी बोलते हैं उन्हें, तो सिटी स्कैन में हाउसफील्ड ने कुछ डिस्कवर किया था एंड W.C. रॉन्जन ने एक्सरेज डिस्कवर्ड किए थे, और आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन जो रिलीज की थी, जो डिस्कवर्ड की थी, वो किसने की थी, आइंस्टाइन ने। बट रेडियो क्वेश्चन पूछा रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर्ड की थी, मैडम क्यूरी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, जो एक्सरेज की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड होगी। क्वालिटी बात करें, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी बात करें तो वो किस पे डिपेंड होगी। फर्स्ट इज एनोड एंगल, सेकंड एटॉमिक नंबर एंड केवीपी, एंड थर्ड इज ऑल ऑफ अबाउ। तो यदि देखिए एनोड एंगल का बेसिक रोल होता है एक्सरे की डिपेंडेंसी पे, कितनी क्वालिटी में एक्सरे निकल रहा है उस पर। तो एनोड एंगल का भी बेसिक रोल होता है। ठीक है, केवीपी पे भी डिपेंड करेगी और एटॉमिक नंबर पे भी ये डिपेंड करेगी, जो क्वालिटी है एक्सरेज की। टारगेट का आप जितना अच्छा एटॉमिक नंबर लोगे ना, इसीलिए ही हम टंजस्टन को यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड करती है एनोड एंगल पे, केवीपी पे और एटॉमिक नंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ट्रांसफार्मर, पहले ट्रांसफार्मर बताइए क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि करंट यदि लो हुआ तो उसको हाई, और यदि हाई हुआ तो लो करंट पे। उसके कुछ टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, उन सब पे ये चीज़ डिपेंड
डिपेंड होती है। बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल में, या मैं ये भी लिख सकती थी कि ट्रांसफार्मर में किस प्रिंसिपल पे किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बेसिकली यदि ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, जो इंडक्शन है उस पर वर्क करता है। बट ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन है इंडक्शन कंडक्शन बोथ या नन, तो इसका आंसर होगा ये भी इंडक्शन पे ही वर्क करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे होता है, इंडक्शन प्रिंसिपल पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट ऑफ एक्स रे ट्यूब इज यूजली मेड अप ऑफ, मतलब एक्स रे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ रहता है। देखिए एक्स रे ट्यूब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का, ठीक है। फिलामेंट भी किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का। एक्स रे ट्यूब में जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। द लाइन फोकस प्रिंसिपल मे बी एक्सप्लेन्ड एज, ऑप्शन इज अपर्चर्स फोकस इज स्मॉलर देन एक्सपोज टारगेट रीजन, अनदर नेम ऑफ द हील इफेक्ट, इमेज मैग्निफिकेशन, रिडक्शन इन इंटेंसिटी एट एनोड एज। देखिए ये दोनों जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है ये कुछ कुछ आपको दिखा रहा है कि हील इफेक्ट के अंदर आते हैं। हील इफेक्ट पे क्या होता है, हील इफेक्ट पे एनोड की साइड पे जो आपका, जैसे आप यहाँ पे टारगेट है तो एनोड की साइड पे आपकी इंटेंसिटी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो हील इफेक्ट का दूसरा नाम लाइन फोकस प्रिंसिपल नहीं है बिल्कुल भी। तो हील इफेक्ट का बारे में इसने फोर्थ ऑप्शन में बताया है क्या, कि रिडक्शन इन इंटेंसिटी एट एनोड एंगल, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। तीसरा इमेज मैग्निफिकेशन को काम करने के इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए काम आता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर होगा अपेरेंट फोकस इज स्मॉलर देन एक्सपोज्ड टारगेट रीजन। देखिए लाइन फोकस प्रिंसिपल ने दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। दो चीज़ें कौन कौन सी थी, एक तो एक्चुअल इसने एक्चुअल फोकल स्पॉट दिया था और एक इफेक्टिव फोकल स्पॉट दिया था, ठीक है। एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट, जहाँ से एक्सरेज, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जहाँ टकरा रहे हैं वो एक्चुअल फोकल स्पॉट, और जिस उससे जा रहे हैं, जिस एरिया से जा रहे हैं वो इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल ने क्या किया था कि आपका पेनुम्ब्रा भी कम हो और इमेज क्वालिटी भी अच्छी आए और हीट जल्दी से निकल जाए, तो इसलिए लाइन फोकस प्रिंसिपल आया था। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, टारगेट को एक एंगल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो वही है अपेरेंट फोकस इज स्मॉलर, वही अपेरियन जो फोकस होता है वो छोटा होता है देन एक्सपोज्ड टारगेट रीजन। इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल आपका है, एक्चुअल फोकल एरिया है वो आपका बड़ा होगा देन इफेक्टिव। एक्चुअल फोकल एरिया बड़ा होगा, इससे क्या होगा, हीट जल्दी से निकल जाएगी और इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी, और यही लाइन फोकस प्रिंसिपल इसीलिए ही हम यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि वोल्टेज तो हाई वोल्टेज, स्टेप अप मतलब लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज हो रहा है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज हो रहा है, बट करंट उल्टा होता है, करंट हाई करंट टू लो करंट हो जाता है, हाई करंट टू लो करंट हो जाता है। आंसर क्या आएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वोल्टेज। यदि ऑप्शन में ये होता कि लो करंट या डिक्रीज करंट तो ऑप्शन वो भी सही होता, बट इंक्रीज वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।